अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। इसी के ऊपर तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस करती है। तो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से अपने प्रोग्राम को लिखते हैं कि एक इस तरह का रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि अगर मैं किसी इस तरह के बंदे को भी उसे समझाने की कोशिश करूं जो कि प्रोग्रामिंग से बिल्कुल भी उसका कोई वास्ता नहीं है, तो वो भी उस प्रोग्राम को यूज कर सकेगा आसानी से। उसे उसको यूज करने में या समझने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पेश नहीं आएगी। तो इस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो थिंग हो सकती है, वो कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं उसके नाम से। जब भी हम उसे यूज करेंगे तो उसके नाम से यूज करेंगे, और उसके अंदर दो चीजें होती हैं, मेन चीजें, वो होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज की बात की जाए तो हर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी की कोई भी प्रॉपर्टीज या फंक्शंस हो सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फर्ज करें कि मैं किसी पर्सन की बात करता हूँ, वो एक रियल एंटिटी की मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ, तो एक पर्सन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसका नाम होगा, उसकी कोई एज होगी, उसका वेट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो भी हमारे पास एक पर्सन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो तमाम की तमाम इस प्रॉपर्टी के अंदर आ सकती हैं। तो इनको हम जब एक रियल प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे तो इन तमाम प्रॉपर्टीज को एज अ डेटा वेरिएबल हम यूज करेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं किसी कार की बात करूं तो कार के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसका कलर होगा, कोई प्राइस होगी, कोई मॉडल होगा। इन तमाम को हम ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के तौर पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके फंक्शंस की बात करें तो किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, यानी उसका जो जो वो काम परफॉर्म करती है उन तमाम को हम उसके फंक्शंस के तौर पर यूज करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकता है। तो अगर हम एक कार की बात करें तो वो स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी, एक्सेलरेट होगी, तो इस तरह से उसके डिफरेंट फंक्शंस होंगे। तो इन तमाम फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर जब यूज करेंगे तो जिस तरह से हम अपने एक सिंपल फंक्शन को डिफाइन करते थे उस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर भी इन तमाम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। इसी तरह से अगर मैं किसी पर्सन की बात करूं तो एक पर्सन के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, रन यानी दौड़ना, बोलना, इस तरह के तमाम फंक्शन जो है वो एक पर्सन से रिलेट करते हैं। तो इन तमाम को हम एज अ फंक्शन उसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अब हम एक क्लास की बात करें तो इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक ब्लूप्रिंट के तौर पर हम क्लास को यूज करते हैं। क्लास को एक डेटा टाइप भी कहते हैं। तो एक क्लास होती है वो उसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें यूज करनी है। तो ये एक ब्लूप्रिंट होगा। तो अगर मैं इस तरह के एक पर्सन की एक बात करूं, यानी पर्सन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक इस तरह का पर्सन की अगर मैं क्लास डिफाइन करूंगा, एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करूंगा, तो उसके अंदर उसकी जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम के तमाम डिफाइन किए जाएंगे। उसके बाद उसका जो डेटा की वैल्यूज हैं वो तमाम मैं ऑब्जेक्ट उसके जब बनाऊंगा उनको यूज करके, उसके अंदर डेटा की वैल्यूज को यूज करके उसकी मदद से जो परफॉर्म मैंने फंक्शन करवाने के लिए अपनी क्लास के अंदर डिफाइन किए होंगे उन तमाम को मैं यूज कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने पर्सन नाम की क्लास बनाई, एक यानी एक ब्लूप्रिंट बनाया, तो उससे जब मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, अली, उस्मान, अब्दुल्ला, यानी मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकता हूँ। उन तमाम के अंदर, इन तीनों के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो यही है कि वो एक पर्सन है, वो पर्सन है। उसके अलावा जो इनकी डेटा वेरिएबल्स या उनकी प्रॉपर्टीज का जो फर्क है वो तमाम के अंदर अलग-अलग होगा। यानी अली जो है उसकी एज कुछ और हो सकती है, उस्मान की कुछ और हो सकती है, अब्दुल्ला की कुछ और हो सकती है, यानी उनकी जो भी डेटा टाइप की वैल्यूज होंगी, वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट है। उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअल में उस डेटा को यूज करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जब भी इसकी बात की जाए कि जब हम एक क्लास को डिफाइन करते हैं तो क्लास जो होती है वो अब जब भी उसे हम डिफाइन करते हैं तो वो कोई भी मेमोरी जो है वो नहीं रहती, क्योंकि वो एक ब्लूप्रिंट है। जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है उसको जब हम उसकी वैल्यूज असाइन करते हैं, उसके बाद उससे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं, तो उस सूरत में हमारी जो वैल्यू मेमोरी होती है वो ऑक्यूपाई की जाती है। तो अब बात करते हैं हमारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। जब हम किसी क्लास को डिफाइन करेंगे, किसी क्लास को डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो किसी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम जो सिंटैक्स यूज करना है वो है क्लास कीवर्ड, उसके बाद उस क्लास का नाम, और उसके बाद जो हमारे पास करी बेस के अंदर उस क्लास की बॉडी आएगी। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को बनाने की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने का हमारे पास सिंटैक्स क्या हो सकता है, क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। इसके बारे में मैंने एक थोड़ी सी आपको जो ओवरव्यू था वो इससे पिछली वीडियो में दिया था, लेकिन अब हम उसको खुद से करके देखेंगे। तो क्लास का नाम आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। जब हमने स्ट्रक्चर्स की बात की थी तो वो भी कुछ इसी तरह से उनका सिंटैक्स था, लेकिन इस वक्त इसके हम सिंटैक्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं, यानी उससे जो काम परफॉर्म करवाना है हम वो देखना चाहते हैं, तो उसकी इस तरह से करेंगे कि ऑब्जेक्ट के नाम के बाद डॉट लगाकर उस फंक्शन का नाम वहां पर लिख दिया जाएगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि फर्ज करें कि मैं एक क्लास बनाता हूं टेस्ट के नाम से। इसके अंदर मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन करूंगा। ये जो है कि एक सैंपल के तौर पर मैं यूज कर रहा हूं। जब हम रियल वर्ल्ड के प्रोग्राम्स लिखेंगे, यानी अब आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर आपको इस चीज की बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इस तरह का प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसका नाम है टेस्ट।
तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि जब भी किसी चीज़ की बात की जाती है, किसी एंटिटी की बात की जाती है, तो उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं एज अ मेमोरी वेरिएबल यूज़ करूंगा। टेस्ट के अंदर क्या है, डेटा, ये है उसका डेटा मेंबर्स, तो उसको हम एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ये प्राइवेट और पब्लिक जो है इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, लेकिन फिलहाल इसको आप इग्नोर करें। उसके बाद क्या करेंगे कि हम उसके कुछ फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। फंक्शंस क्या है कि मैं उस डेटा को इनपुट करना चाहता हूँ और उसके बाद उसी डेटा को आउटपुट करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसको एज अ फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा। तो जो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप के अंदर, प्राइवेट के अंदर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो तमाम वेरिएबल्स जो है ये फंक्शंस उनको यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इस तरह का एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम था इन। वो क्या करेगा, जब मैं इसे कॉल करूंगा उस ऑब्जेक्ट की मदद से, तो वो इस फंक्शन को परफॉर्म किया जाएगा, ये फंक्शन अपना काम करेगा। इसी तरह से मैं इस दूसरे फंक्शन को भी यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने ये ब्लूप्रिंट यहाँ पर बना दिया, ब्लूप्रिंट मैंने यहाँ पर बना दिया। मुझे यहाँ पर डेटा क्लासिंग, यहाँ पर टेस्ट लिखना था, मैं इसे यहाँ से ठीक कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर टेस्ट लिखना है, उसके बाद ओबीजे यानी जो भी मैं नाम लिखना चाहता हूँ, एक आइडेंटिफायर के जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए, तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिखूंगा और उस तरह से मैं उस डेटा, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, जो कुछ मैंने इसके अंदर डिफाइन किया इस क्लास के अंदर, वो तमाम के नामों को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो अब मुझे फायदा क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकता हूँ। तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाकर मुझे क्या फायदा होगा कि मुझे ये जो तमाम कोड है ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसकी अगर आप एक इसके सिंटैक्स को देखकर आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक डेटा टाइप की तरह से काम करता है। तो ये होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी पहले डेटा टाइप का नाम, यानी जो प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करनी है वो तमाम की तमाम इस टेस्ट के अंदर डिफाइंड है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो उन तमाम प्रॉपर्टीज को अपने अंदर अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। बाद में जो भी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस हैं उनको मैं इस तरह से कॉल से कर सकता हूँ। ओबीजे डॉट इन, यानी ये जो फंक्शन थे, अगर मैं यहाँ पर ओबीजे डॉट इन लिखूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, अपना काम करेगा। उसके बाद ओबीजे डॉट आउट करके मैं इसका जो आउट वाला फंक्शन है उसे कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और जाकर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसकी देखते हैं। तो चलते हैं VS कोड के अंदर, अपना पहला जो प्रोग्राम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो लिखते हैं। तो हमारी ये वीडियो है इंटेक्स 25th वीडियो आई होप। तो यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लगाते हैं, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने प्रोग्राम यहाँ से कॉपी कर लिया था, तो मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको पहले मैं आपको यहाँ से रन करके दिखाता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। तो obj.in जब मैंने यहाँ पर कॉल किया तो क्या हुआ कि void in वाला जो फंक्शन था वो यहाँ पर कॉल किया गया। सी आउट एंटर डेटा, तो एंटर डेटा में यहाँ पर जो भी डेटा एंटर करूँगा 12 एंटर करते उसके बाद डेटा 12। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसने किस तरह से काम किया। जब मैंने टेस्ट ओबीजे लिखा तो क्या हुआ कि ये जो हमारे पास क्लास थी इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया, यानी इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स जो कुछ भी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया वो तमाम का तमाम इस ऑब्जेक्ट के अंदर ओबीजे के अंदर मुझे मिल गया। उसके बाद ओबीजे डॉट इन, यानी जो भी मैंने यहाँ पर फंक्शंस लिखे थे, जो भी काम इस ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने हैं वो मैं यहाँ पर पब्लिक के अंदर मैंने उसे डिफाइन किया हुआ है। तो ओबीजे के बाद अगर डॉट लगाकर मैं इनको यूज करूंगा तो जो भी फंक्शन के अंदर काम लिखा हुआ है, यानी इस इन के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर करने को क्या कहा गया है वो इस ऑब्जेक्ट की मदद से परफॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद obj डॉट आउट का मतलब है कि ये जो फंक्शन है इसे परफॉर्म कर दो। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि सी आउट डेटा टू डेटा, तो ये जो वेरिएबल था, ये हमारे पास फंक्शन था, ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी वैल्यू को इनपुट करता था। उसके बाद आउट वाला जो फंक्शन है वो इसी की वैल्यूज को आउटपुट करता था, पहले वाला इनपुट और दूसरे वाला आउटपुट। तो इस तरह से मैं इस ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर इस काम को परफॉर्म करवा सकता हूँ। तो ये तो मैंने फिलहाल आपको इसी तरह से समझा दिया, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको खुद करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि मैंने ये काम किस तरह से परफॉर्म किए। तो ये हमारे सबसे दूसरी एग्जांपल जो है वो ये है कि हमें इस तरह की क्लास लिखनी है जिसका नाम हो मार्क्स। उसके बाद उसके 3 डेटा मेंबर्स होंगे, यानी उसके 3 वेरिएबल्स होंगे मार्क्स को ही सेव करने के लिए। तो 3 मार्क्स के मैंने वेरिएबल्स जो है बनाने हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें 3 मेंबर फंक्शन बनाने हैं, एक फंक्शन इनपुट करने के लिए मार्क्स, दूसरा सम करने के लिए और तीसरा जो है वो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। और एक बात आपको याद रखनी है कि इसे ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं इन्हें चीज़ों को आउटपुट नहीं कराना बल्कि रिटर्न कराना। तो शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम से। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर इसी क्लास के बाद एक नई क्लास भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ से सिंटैक्स भी इसका साथ साथ समझाता रहता हूँ। क्लास के बाद मैं क्या लिखूंगा, मार्क्स, यानी जो भी हमारी क्लास का नाम है वो लिखा जाएगा। उसके बाद इस तरह से इसे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया जाएगा और इस कर्ली ब्रेस के बाद आपको एक कॉलम जो है वो जरूर लगाना है। तो हमारे पास आप फिलहाल इस बात को एक ज़हन नशीन कर लें कि जो भी हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं उन्हें मैं प्राइवेट के अंदर लिखूंगा। तो चूंकि मुझे मार्क्स जो है वो लिखने थे तो M1, M2 और M3 इस तरह से मैं 3 मार्क्स के जो वेरिएबल्स हैं वो बना सकता हूँ। उसके बाद बाकी है इसके फंक्शंस की, यानी जो भी फंक्शंस इन मार्क्स के ऊपर परफॉर्म हमने करने हैं तो वो मैं पब्लिक के अंदर यहाँ पब्लिक लिखकर उसके बाद कॉलम लगाकर बाद में इसे यहाँ पर
डिक्लेयर करूंगा। तो इसके फंक्शंस की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या कौन कौन से फंक्शन देखने हैं, वो हैं void इनपुट। तो पहला जो फंक्शन होगा वो है इन, और ये जो फंक्शन है ये उन तमाम वैल्यूज को यूज कर सकता है जो कि यहाँ पर मैंने डिफाइन की हुई है, यानी इन वेरिएबल्स को यूज कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि एक यूजर से वेरिएबल्स के जरिए जो मार्क्स हैं उसके वो इनपुट करूंगा। तो एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, सीन करके M1। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और तीनों हमारे जो मार्क्स हैं उनको आउटपुट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और 2 नहीं, यहाँ पर मुझे 3 लिखना था। तो इस तरह से मैं इस फंक्शन को सिंपली यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो जब मैं इसे यहाँ पर कॉल करूँगा, चूँकि ये वाला जो हमारे पास ब्लूप्रिंट था, ये वाला जो हमारे पास काम किया है ये मैंने उसी ऊपर वाली क्लास के लिए किया, लेकिन मुझे इसके लिए दोबारा से जो भी मुझे फंक्शंस है वो डिफाइन करने हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि एक इस तरह का फंक्शन बनाना है जो कि सम रिटर्न करे इन तीनों मार्क्स का। तो चूंकि मुझे रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए जो सम किया जाएगा तो वो तमाम जो है वो फ्लोट के अंदर भी हो सकते हैं, और उसके अलावा वो तमाम वैल्यू, चूंकि मैंने अभी फिलहाल इसको इंटीजर के तौर पर डिफाइन किया तो मैं तमाम काम जो है वो इंटीजर से करूंगा। तो चूंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इस तरह से मैं इंट इसकी रिटर्न टाइप लिखने के बाद क्या करूंगा कि इन तमाम वेरिएबल्स को जो भी इनकी वैल्यूज हैं, चूंकि अभी ये इन फंक्शन को यूज करने के बाद, इन वाले फंक्शन को यूज करने के बाद ये जो तमाम वैल्यूज है ये मुझे मिल चुकी है, तो इनको मैं इस सम फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर सिंपली लिखूंगा रिटर्न M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इस तरह से मैं इन तमाम वेरिएबल्स को इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूं। तो जब मैं इसे कॉल करूंगा तो वो वैल्यूज मुझे रिटर्न कर दी जाएंगी। उसके बाद अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज को मैं किस तरह से फाइंड कर सकता हूं कि मुझे क्या करना है, M1 यानी जो भी मुझे इसका सम मिला है तो मैं यहाँ पर इस तरह से सम को भी कॉल कर सकता हूँ। तो इस फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉल जब होगा तो कोई वैल्यूज रिटर्न करेगा, वो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद उसके नंबर से मैं उसे यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसे डिफाइन कर दिया। तो अब मुझे इसको यूज किस तरह से करना है, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैंने एक क्लास बना ली मार्क्स के नाम से। अभी मुझे मार्क्स के कुछ एंटी, चूंकि मैंने ये इसकी सिर्फ एक क्लास बनाई है, ये भी इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो मार्क्स के लिए चूंकि मुझे डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स फाइंड करने पड़ सकते हैं, तो मार्क्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने ये क्लास बना दी, तो मैं स्टूडेंट 1 यहाँ पर इसकी एक एंटिटी बना देता हूँ। तो स्टूडेंट 1 के लिए मैं मार्क्स को यूज कर सकता हूँ। तो मार्क्स यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, मैं यहाँ पर इसे देखता हूँ, एक्सपेक्टेड अ ब्रैकेट। ये जो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर आ गया था, इसे यहाँ से रिजॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे करेक्ट कर दिया। तो अब ये क्या हुआ कि ये जो मार्क्स था इसका जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही वो तमाम प्रॉपर्टीज आ गई जो कि इस मार्क के अंदर मैंने डिफाइन की हुई थी। उसको आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक डेटा टाइप है जिसका मैंने एक वेरिएबल बना दिया है स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट 1 के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो कि मार्क्स के अंदर डिफाइन की गई है। तो जब मैंने स्टूडेंट 1 बनाया तो हमारे पास मेमोरी के अंदर वो तमाम डेटा टाइप वेरिएबल्स जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास बन चुके हैं। अब मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो इसके फंक्शंस को मैं किस तरह से यूज करूंगा, स्टूडेंट 1 चूंकि मैंने std1 यहाँ पर लिखा है, तो std1 डॉट, अगर मैं किसी भी फंक्शन को यहाँ पर कॉल करता हूँ तो डॉट के बाद मुझे इन कॉल करना है, तो इस तरह से मैं उसे कॉल कर सकता हूँ। तो फिलहाल जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ इनको बगैर पैरामीटर्स के बना रहा हूँ, पैरामीटर्स वाले फंक्शन जो है उनको बाद में देखेंगे। तो फिलहाल मुझे इस तरह से इसे यूज करना है, स्टूडेंट 1 डॉट एवरेज। तो अगर इस तरह से मैं इसे डिफाइन करता हूँ, इसे यूज करता हूँ, तो मैं इसे जब कॉल करूंगा, जब इसे प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो क्या होगा कि इसके बाद चूंकि मैंने std1 के बाद इसको डॉट इन को कॉल किया है तो इसके लिए वैल्यू जो है वो इनपुट की जाएंगी, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो तमाम वैल्यूज जो है वो स्टोर कर दी जाएंगी। तो उसको यहाँ से कॉल करके देखते हैं। कुछ एरर आ रहा है, नो रिटर्न स्टेटमेंट इंट मार्क्स एवरेज। एवरेज के अंदर हमारे पास कोई एरर है, मुझे शायद यहाँ पर ब्रैकेट्स को यूज करना चाहिए। मैंने कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम मेरी ये आई थी कि मुझे ये चीज जो है वो रिटर्न करनी थी। तो इस तरह से मुझे इस प्रोग्राम को लिखना था ताकि जो भी इंटीजर अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखा है तो मेरा प्रोग्राम जो है वो रिटर्न करे एज एन इंटीजर। तो इसको दोबारा फिर से रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। तो क्या होगा कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन हुआ, डॉट इन वाला फंक्शन। जब डॉट इन वाला फंक्शन रन हुआ तो जो वैल्यूज मैं यहाँ पर इनपुट के तौर पर दूंगा वो तमाम यहाँ पर इस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। तो मैंने 10 एक यहाँ पर 10 दिया, 20 दिया और 30 दिया।
तो अब ये तमाम काम जो है वो यहाँ पर हो चुका है। तो उसके बाद मुझे इसको यूज़ भी करना है। जो मैंने जब ये मेरे पास मसला ये आया कि मैंने यहाँ पर इसे इंट और इंट यहाँ पर इसे रिटर्न किया था, तो अगर मैं इसको कॉल करता भी हूँ तो वैल्यूज़ तो रिटर्न होगी, उसके बाद मुझे वो दिखाई नहीं देगी, तो उसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इसको सिंटैक्स को कुछ करेक्ट कर देते हैं ताकि जब हम इसे यूज़ करें तो हमारे लिए इसे यूज़ करना आसान हो। तो मैं यहाँ पर कॉलम्स वगैरह जो है वो लगा देता हूँ। अब इसको मुझे क्या करना होगा कि मैं, क्योंकि ये हमारे पास ये जो हमारा फंक्शन है ये कुछ वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, दैट सम ऑफ मार्क्स इज, उसके बाद अगर इस तरह से मैं आउटपुट करवाऊंगा तो यहाँ पर जो सम है वो आउटपुट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर आप 2 सेमी कॉलम्स भी लिख सकते हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम जो आपको नहीं दिखेगी। तो मैं यहाँ पर द एवरेज ऑफ मार्क्स, तो इस तरह से मैं इस एवरेज को भी आउटपुट करवा सकता हूँ, क्योंकि इस फंक्शन के रन होने के बाद जो एवरेज है वो हमें रिटर्न की जाती है। तो इस तरह से मैं इसे सी आउट कर सकता हूँ। पहले मैंने इसको सी आउट नहीं किया था, इस वजह से वो हमें नहीं दिखाई दी थी। तो इसको दोबारा फिर से रन करते हैं। तो अब मैंने जब मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट 1 यहाँ पर पूछे 10, 10 और 10, तो मुझे उसका सम जो है वो 30 और एवरेज जो है वो 10 मिल चुकी है। यहाँ पर एवरेज की स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम, बाकी आप समझ चुके हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके फंक्शंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर महसूस करेंगे कि अगर मैंने इस तरह से एक प्रोग्राम लिखा तो जो मेरे अंदर मेरे मेन का जो काम था वो तमाम का वो ज़रा कंसाइज हो गया। अगर मेरे अंदर कोई प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी इस फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं सिंपली इस फंक्शन को मॉडिफाई करके इसे दोबारा फिर से यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है। तो इसी तरह से मैं इस मार्क्स वाग की तरह से कोई और दोबारा से एक ऑब्जेक्ट जो है वो भी डिफाइन कर सकता हूँ ताकि इस कोड को दोबारा से यूज़ किया जा सके। यानी अगर मैंने एक स्टूडेंट के लिए उसका जो सम और एवरेज उसके मार्क्स डिफाइन किया है, तो मैं उसे दूसरे स्टूडेंट के लिए भी दोबारा फिर से डिफाइन कर सकता हूँ। इसको यहाँ से भी इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं वहीं पर इसी मार्क्स std1 के बाद कॉमा लगाकर दोबारा से std2 लिखूंगा तो भी हमारा जो नया ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन कर दिया जाएगा। तो यहीं पर मुझे सिंपली इसको यहाँ पर मॉडिफाई करना होगा और दोबारा से अगर मैं यहाँ से इसे यूज़ करूँगा तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसे दोबारा फिर से एक मरतबा रन करके देखते हैं। पहले 10, 10 और 10, उसके बाद ये हमारा जो सम और एवरेज जो है वो निकला। उसके बाद दोबारा फिर से दूसरे स्टूडेंट के लिए उसने पूछा, तो मैं यहाँ पर दोबारा फिर से अगर वैल्यूज़ दूंगा तो वो तमाम चीज़ें जो है वो मुझे दिखा दी जाएंगे। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे, उसको एक क्लास को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपको इस तरह का एक क्लास बनानी है जिसकी नाम होगा सर्कल। उसके बाद उसके डेटा मेंबर्स के तौर पर आपको रेडियस को यूज़ करना है। उस रेडियस को यूज़ करते हुए गेट रेडियस इनपुट के रेडियस करने के लिए, उसके बाद एरिया और एवरेज नहीं, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस आना था। तो आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपको इस तरह की क्लास बनानी है जिसका नाम हो सर्कल, और उसके बाद उसके अंदर डेटा मेंबर्स के तौर पर रेडियस को डिक्लेयर करना है। और उसके बाद क्या होगा कि आपको कुछ फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं जो क्या करेंगे। पहला फंक्शन जो है वो रेडियस लेगा, गेट रेडियस नाम का एक फंक्शन रेडियस लेगा। उसके बाद उसी रेडियस को यूज़ करते हुए उस फंक्शन का, उस सर्कल का आपको एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि आप इस टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे और आप समझ चुके होंगे कि हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं। तो अभी अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि अपने तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।